तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अर्पित एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहां पर जूनियर असिस्टेंट की कंप्यूटर सीरीज़ को लगातार कर रहे हैं और इसमें हमने अभी अपना दूसरा टॉपिक मशीन लर्निंग लिया हुआ है, जो कि आज हमारा मशीन लर्निंग का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम लोग पहले ख़त्म कर चुके हैं और आज तीसरे पार्ट में हम लोग मशीन लर्निंग को पूरी तरह ख़त्म करके अपना जो इसका रिवीजन है वो प्रैक्टिस सेट के रूप में अगली वीडियो में रिवीजन भी कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो जिन भी दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने मशीन लर्निंग के 2 पार्टों में पूरा मशीन लर्निंग अधिकतर ख़त्म कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मशीन लर्निंग क्या है, ये शब्द मशीन लर्निंग किसने दिया, मशीन लर्निंग के प्रकार पढ़ लिए थे और मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम यानी विधि भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो दोस्तों, जो कि 2023 में आपका जूनियर असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो सीधे सीधे पूछ लिए थे कि KNN एल्गोरिदम किस प्रकार की लर्निंग का उदाहरण है, प्रकार है। और भी पूछ लिया था के मीन्स एल्गोरिदम किस प्रकार का लर्निंग का प्रकार है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, पिछली बार किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस बार दोस्तों हम लोगों को एक कदम आगे बढ़कर ही सोचना है कि मान लीजिए उस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, उस टाइप से पूछा तो हम लोगों से तो बन ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए उनने एल्गोरिदम की व्याख्या से पूछ लिया। उन्होंने कह दिया कि भाई ये कुछ प्रमुख विशेषता दे दी और पूछ लिया कि ये किस प्रकार का एल्गोरिदम है। तो कुछ हम लोगों को ओवरव्यू होना चाहिए ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि ये किस प्रकार का एल्गोरिदम है। सभी एल्गोरिदम हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं, केवल कुछ प्रमुख पढ़ने हैं और उसका केवल ओवरव्यू लेना है कि यदि उसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लें तो उसकी परिभाषा याद करने की आवश्यकता हमें ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले एल्गोरिदम को, लीनियर रिग्रेशन। तो दोस्तों, आपको परिभाषा तो देख लेना है, लेकिन आपको मेरे शब्दों और एग्जाम्पल पर विशेष ध्यान देना है, तो ये परिभाषा आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा है? रैखिक प्रतिगमन। ये क्या है? लीनियर रिग्रेशन का हिंदी नाम है रैखिक प्रतिगमन। एक डेटा विश्लेषण तकनीकी है जो किसी अन्य संबंधित तथा ज्ञात डेटा मान का उपयोग करके अज्ञात डेटा मूल्य की भविष्यवाणी करती है। ये आपको याद रखना है कि पहले तो वो ज्ञात डेटा मान का उपयोग करेगा और जो अज्ञात डेटा है उसकी वो भविष्यवाणी करेगा। यह गणितीय रूप से अज्ञात या आश्रित चर तथा ज्ञात या स्वतंत्र चर को एक रैखिक समीकरण के रूप में मॉडल करता है। तो वो जो अज्ञात डेटा की भविष्यवाणी करेगा उसको किस रूप में लिखेगा? एक जो रैखिक समीकरण के रूप में रखेगा। यह भविष्यवाणी करने के लिए आसान गणितीय सूत्र प्रदान करती है। तो ये परिभाषा आपने देख ली, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाकर ये अपने आप आपको परिभाषा याद हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल दोस्तों है हमारा ये, आप इस चित्र को देखेंगे, ये मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। मान के चलिए कि दो चीज़ें हैं। इसमें क्या किया हमने, ये वाली जो लाइन है ये हमारी बनी है आय की, किसी की भी आय मान लीजिए, यहाँ आय को दर्शाया गया है। और ये जो नीचे वाली लाइन है ये हमारा खर्च को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, इसमें क्या करता है कंप्यूटर, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर को आपने डेटा दिया कि जो हमारी आय है, मान के चलिए आय है हमारी 2। तो जो आय है और जो खर्च है, तो जो खर्च है हमारा वो आय का आधा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आय 2 है तो इसकी लाइन हमारी किसके पास गई है? 1 के बीच, 1 के पास गई है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो खर्च है वो आय का आधा है। तो इसी तरह कुछ और डेटा भी कंप्यूटर के पास उपलब्ध होंगे। तो वो क्या करेगा कि जो पहले से ज्ञात डेटा है, जो हमने उसको पहले से प्रदान कर रखा है, इसके आधार पर वो नई भविष्यवाणी करेगा। यानी अज्ञात डेटा, जो आगे का डेटा निकालेगा, आगे भी इसी तरह कुछ मान निकलेंगे, तो वो
इसी के आधार पर, पुराने डेटा के आधार पर भी अज्ञात डेटा की भविष्यवाणी करेगा, और यही हमारा लीनियर रिग्रेशन है। तो लीनियर लाइंस आप याद कर सकते हैं, लीनियर को लाइन से, कि आगे क्रम से वो लाइन से इसी तरह ज्ञात डेटा के आधार बनाते हुए अज्ञात डेटा की भविष्यवाणी करेगा। केवल आपको यही याद रखना है। यदि इतना आपको याद रहा तो वो किसी भी तरह घुमा के पूछ ले, आपको लीनियर रिग्रेशन की परिभाषा पकड़ में आ जाएगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एल्गोरिदम की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा एल्गोरिदम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये क्या है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक डेटा विश्लेषण तकनीकी है जो दो डेटा कारकों के बीच संबंध को खोजने के लिए गणित का उपयोग करती है। फिर यह इस संबंध का उपयोग दूसरे के आधार पर उन कारकों में से एक के मूल्य की भविष्यवाणी करने के लिए करता है। ये किस प्रकार का लर्निंग का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ये सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ये सबसे मेन एजेंडा रहता है दोस्तों कि ये सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। ये तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। लेकिन हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्या पता एक कदम उनने आगे पूछ लिया तो बस बैठे के बैठे रह जाएंगे। तो इस तरह का हमें काम नहीं करना है, एक ओवरव्यू लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये आपने परिभाषा पढ़ ली, तो इसमें है क्या आखिर मैं बताता हूँ। पहले आप अगले पॉइंट को देख लीजिए। अगला जो दोस्तों हमारा पॉइंट है उसमें लिखा है, भविष्यवाणी में आमतौर पर परिणामों की एक सीमित संख्या होती है, जैसे हाँ या नहीं। तो लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आखिर अंतर क्या है, मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ। लीनियर रिग्रेशन में पुराने डेटा मतलब ज्ञात डेटा के आधार पर वो अज्ञात डेटा की भविष्यवाणी करता है। तो वो जो अज्ञात डेटा की भविष्यवाणी करता है तो उसको वो व्याख्या करता है, यानी कि उसको ये नहीं है कि वो सीमित शब्दों पर उसका वर्णन करता है। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है कि जब वो भविष्यवाणी करता है दोस्तों, तो वो सीमित संख्या में करता है। जैसे जैसे या तो वो कह देगा हाँ या नहीं। जैसे कि मान के चलिए आपने कंप्यूटर को पहले ही डेटा दे दिया था बिल्ली की छवि का, यदि आपको उदाहरण याद हो तो मैं उसी से बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपने कंप्यूटर को ऑलरेडी डेटा दे दिया कि 4 पैर 1 पूँछ वाला जानवर बिल्ली होता है, तो यदि आप भविष्य में उस जानवर की तस्वीर हूबहू उसे दिखाएंगे और नया डेटा देंगे, तो उसकी तरफ से जो आउटपुट प्राप्त होगा तो वो या तो कहेगा कि यस, जैसे आपने पूछा कि क्या यह बिल्ली है, तो वो तो कहेगा या यस या नो। तो ये कब कहेगा? जब वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रक्रिया कंप्यूटर अपना रहा होगा, तब वो एक सीमित जो आंसर है वो सीमित संख्या में देगा। और जब सीमित संख्या में ना दे और पुराने डेटा ज्ञात डेटा से अज्ञात डेटा की भविष्यवाणी करे तो वो लीनियर रिग्रेशन। लेकिन वही चीज़ जब वो सीमित संख्या में आउटपुट प्रदान करे तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा। तो आशा करता हूँ लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले एल्गोरिदम की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा जो है एल्गोरिदम वो है डिसीजन ट्री। देख सकते हैं आप लोग, अगला एल्गोरिदम है डिसीजन ट्री। तो इसमें क्या लिखा है, यह मशीन लर्निंग का एक उदाहरण है जो ग्रेडियंट बूस्टेड डिसीजन ट्री का उपयोग करता है। प्रशिक्षण के दौरान मॉडल क्रम से पेड़ बनाता है। प्रत्येक नया पेड़ अपने पहले वाले पेड़ की अवशिष्ट त्रुटि को कम करता है। प्रत्येक पेड़ का आउटपुट एक वर्गीकरण प्रश्न पर उसका वोट होता है तथा सभी पेड़ों का कुल आउटपुट अंतिम परिणाम निर्धारित करता है। तो ये तो दोस्तों हो गई हमारी परिभाषा। परिभाषा देख के मैं पहले भी कह चुका हूँ, परेशान नहीं होना है। एग्जाम्पल समझ के, यदि एक बार एग्जाम्पल के बाद आप फिर से परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको परिभाषा याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो मेन फोकस आपको एग्जाम्पल पर करना है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका उपयोग समस्याओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
ये आपको याद रखना है कि आखिर डिसीजन ट्री का यूज किस लिए किया जाता है, समस्याओं को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। फिर क्या है दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों इसमें, ये किस प्रकार की लर्निंग का उदाहरण है, ये सुपरवाइज लर्निंग का उदाहरण है और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ये याद रखना आपको आवश्यक नहीं है, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि ये डिसीजन ट्री किस प्रकार की लर्निंग का प्रकार है, तो सुपरवाइज लर्निंग का प्रकार है। अब जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे आपके पास कंप्यूटर को दिया कि भाई, पहले तो आप लोग स्वयं पर आधार मान के कर लीजिए। जैसे आपके पास दो विकल्प हैं कि आप लेखक बने या ई बुक, आपको दो में से, लेखक में से या ई बुक में से कौन चाहिए, तो आपने कहा, लेखक को कहा यस और ई बुक को कहा नो। तो ये नो के बाद ये वाला ऑप्शन आपका समाप्त हो गया। अब आपके पास फिर दो कंडीशन आई, लेखक या खिलाड़ी। फिर आपने क्या किया, खिलाड़ी को नो कर दिया और लेखक को यस कर दिया। तो इसी तरह फिर आपके पास आगे भी ऑप्शन आ गए। तो इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते एक चीज़ ऐसी आएगी कि आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, केवल वही एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर ये ऑप्शन ख़त्म हो गया आगे बढ़ते बढ़ते और आपके पास केवल एक वैल्यू आ गई, लेखक। तो यही असली आउटपुट होगा डिसीजन ट्री प्रोसेस का। तो जैसे दोस्तों हम लोग नहीं करते हैं, जैसे कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसको हम लोग अपनी कॉपी में, कोई कठिन चीज़ होती है तो उसको हम लोग चार्ट के रूप में इसी तरह वर्गीकृत कर लेते हैं। तो बस ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये डिसीजन ट्री वही चीज़ है कि कोई कठिन चीज़ है जो, तो उसको वर्गीकृत करके हम लोग यदि इस तरह से आकार आकृति बनाकर समझ लेते हैं तो ये हमको जल्दी समझ में आ जाता है। तो कंप्यूटर भी डिसीजन ट्री प्रोसेस के अंतर्गत यही प्रक्रिया अपनाता है। देख रहे होंगे आप, पेड़ के रूप में एक पेड़ है, फिर उसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं, यही आपका उसमें लिखा हुआ है परिभाषा में। तो इसके बाद यदि आप लोग परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले एल्गोरिदम की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा है सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम, यानी कि ये एसवीएम का पूरा नाम है। तो ये क्या है इसमें देख लेते हैं। एसवीएम को 1990 में व्लादिमीर वापनिक के द्वारा डेवलप किया गया था। यह एक सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के विश्लेषण के लिए डेटा का विश्लेषण करता है। तो इसमें केवल आपको क्या याद रखना है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसने दिया है, ये तो मैंने परिभाषा के रूप में आपको एक ओवरव्यू के लिए लिख दिया है। याद रखने की इसमें केवल एक ज़रूरत है कि सुपरवाइज लर्निंग का ये एसवीएम सुपरवाइज लर्निंग का प्रकार है और ये किसके लिए उपयोगी है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो जिसने पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसे पता होगा कि ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन सुपरवाइज लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं दोनों के लिए वो डेटा का विश्लेषण करता है। कौन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट करता है किस चीज़ के लिए, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। डेटा का विश्लेषण करके वो इनको सपोर्ट करता है। तो यही एसवीएम प्रक्रिया की कंप्यूटर की एल्गोरिदम है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले एल्गोरिदम की ओर। तो अगला है दोस्तों हमारा के एन एन एल्गोरिदम है। इसका पूरा नाम होता है के नियरेस्ट नाइबर। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या है। के एन एन एल्गोरिदम एक सुपरवाइज लर्निंग, ये मेन पॉइंट हो गया। ये तो आप लोगों को दोस्तों भूलना ही नहीं है, सुपरवाइज्ड है कि अनसुपरवाइज्ड है या सेमी है कि रीइंफोर्समेंट है, ये मेन पॉइंट है इनके। केएनएन एल्गोरिदम एक सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है जो किसी व्यक्तिगत डेटा बिंदु के समूहीकरण के बारे में वर्गीकरण या पूर्वानुमान लगाने के लिए निकटता का उपयोग करता है। यह आज मशीन लर्निंग में उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय और सरल वर्गीकरण तथा प्रतिगमन क्लासिफायर में से एक है। ये आप देख रहे होंगे, तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को कहा गया है और प्रतिगमन रिग्रेशन को कहा गया है, जो कि सुपरवाइज लर्निंग में आते हैं। तो अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। केएनएन का उपयोग क्लासिफिकेशन तथा रिग्रेशन दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन आमतौर पर इसका उपयोग केवल क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। ये इसका मेन फैक्ट है कि केएनएन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, या तो क्लासिफिकेशन के लिए या रिग्रेशन के लिए।
किया दोनों के लिए जा सकता है दोस्तों, लेकिन ये आमतौर पर केवल क्लासिफिकेशन के लिए उपयोग में आता है। तो ये है क्या दोस्तों? ये है कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन का जब पढ़ा होगा तो मैंने KNN एल्गोरिदम उसमें बताया था। तो ये कुछ नहीं करता, जब आप इसको कई डेटा दे दीजिए तो ये डेटा को क्या करता है, समूहीकरण में कर लेता है। मतलब जैसे मान के चलिए कई तरह का डेटा दिया गया, फलों का डेटा दिया गया, बिल्लियों का दिया गया, जानवरों का दिया गया, तो वो क्या करेगा, फलों को एक अलग समूह में बना लेगा और जानवरों को एक अलग ग्रुप बना देगा। तो ये समूहीकरण के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। और बस इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है, इससे आगे नहीं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले एल्गोरिदम की ओर। तो अगला दोस्तों हमारा जो एल्गोरिदम है वो है के मीन्स क्लस्टरिंग। ये दोस्तों वही एल्गोरिदम है जो आपसे 2023 में आपके जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया है। तो समझ लेते हैं इसको दोस्तों। ये अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एल्गोरिदम है, ये आपको याद भूलना ही नहीं है। मैं कई बार हर बार दोस्तों बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं आपको पेपर के समय ये चीज़ याद आएगी। ये अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एल्गोरिदम है। के मीन्स वस्तुओं के ऐसे समूह में विभाजित करता है जो समानता साझा करते हैं तथा दूसरे क्लस्टर से संबंधित वस्तुओं से भिन्न होते हैं। के शब्द एक संख्या है, ये आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर के मीन्स में के है ये एक शब्द संख्या है। किसी दिए गए डेटा के लिए के का सबसे अच्छा या इष्टतम मान क्या है, यह पता लगाने का तरीका है। तो दोस्तों के मीन्स क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टर से तो आपको समझ में आना चाहिए, क्लस्टर क्या होता है, समूह होते हैं, मतलब कई सारे समूह होते हैं। तो इसमें के हो गई एक संख्या। तो जब हम इसको कंप्यूटर को विभिन्न चीज़ों का डेटा देते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, तो बिल्ली का दिया, जानवरों का दिया, फलों का दिया या कुछ और अन्य वस्तुओं का दिया, तो उसमें पता लगा रहे थे कि वो ग्रुपों में अलग अलग विभाजित कर देता है। तो इसमें केवल इतना अंतर है के मीन्स और के नियरेस्ट में, कि के मीन्स में कि जो के है एक संख्या है, तो इसमें ये बता दिया जाता है कि आपको 2 ग्रुपों में विभाजित करना है या 3 में विभाजित करना है। तो इसमें संख्या का महत्व है दोस्तों, कि इसमें संख्या बता दी जाती है ग्रुप की कि आपको इतने ग्रुप में विभाजित करना है। तो यही के मीन्स क्लस्टरिंग है। तो आशा करता हूँ ये आपको एल्गोरिदम समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अपने कुछ बचे हुए एल्गोरिदम और समाप्त कर लेते हैं। तो अगला है दोस्तों हमारा रैंडम फॉरेस्ट, इसको हिंदी में यादृच्छिक वन कहते हैं। तो यादृच्छिक वन वर्गीकरण प्रतिगमन तथा अन्य कार्यों के लिए एक सामूहिक शिक्षण पद्धति है जो प्रशिक्षण के समय कई निर्णय वृक्षों का निर्माण करके संचालित होती है। मिसिंग तथा इनकरेक्ट डाटा के लिए ये यूज होती है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर ये प्रमुख इसका इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये आपको याद रखना है कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। रैंडम फॉरेस्ट का मिसिंग तथा इनकरेक्ट डाटा के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये बेस्ड ऑन डिसीजन ट्री, आप लोगों ने अभी भी डिसीजन ट्री एल्गोरिदम पढ़ा होगा। तो ये रैंडम फॉरेस्ट उसी पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो आपकी मशीन को है लर्न कराया जाता है। तो इसमें दोस्तों बस इतना ही याद रखना है कि ये मिसिंग तथा इनकरेक्ट डेटा के लिए यूज होती है। अगला दोस्तों हमारा जो एल्गोरिदम है वो है नेव बायस एल्गोरिदम। यह एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, फिर वही चीज़ आ गई। तो ये बहुत ज़रूरी है याद करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो किसी ऑब्जेक्ट के संभावना के आधार पर भविष्यवाणी करने में उपयोग आता है। इसको कुछ प्रमुख ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा दे सकते हैं आपको। तो जो कुछ कई सारा डेटा मान लीजिए आपने इसको दे दिया, तो वो उसमें से कुछ प्रमुख ऑब्जेक्ट मतलब कुछ प्रमुख डेटा का ही विश्लेषण करके अपनी भविष्यवाणी यानी कि आउटपुट प्रदान कर देगा प्रिडिक्शन के तौर पे। भविष्यवाणी के रूप में बहुत सारे डेटा में से वो केवल कुछ डेटा का एनालिसिस करके आपको आउटपुट प्रदान कर देगा। किस प्रोसेस में? नेव बायस एल्गोरिदम के रूप में। तो ये प्रक्रिया के रूप में आप मशीन लर्निंग को, इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए मशीन को लर्न कराते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारे जो कुछ अपने प्रमुख एल्गोरिदम थे वो हमने आज पूरे कर लिए हैं।
इससे आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये मैं दावा करता हूँ कि यदि आप लोग ये सभी क्लास कंप्लीट करते चल रहे होंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको जूनियर असिस्टेंट में कंप्यूटर इन कंप्यूटर क्लासों से बाहर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।